Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss non cooperation movement. तो आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके एमए हिस्ट्री इग्नू में जो सेकेंड ईयर के MHI 09 पेपर में आएगा। इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गांधी का जो आंदोलन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सेकेंड ईयर के MHI 09 के पेपर में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो और चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो। तो आज हम जो कवर करेंगे वो है असहयोग आंदोलन। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जो ये आंदोलन है उसमें एक व्यक्ति जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका नाम था महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 1869 में। शुरुआती दिनों में स्कूली शिक्षा उन्होंने अपने वहीं से की, गुजरात में ही की। आज थोड़े जब वो बड़े हुए, थोड़े जब वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए आगे उन्होंने विदेश में पढ़ाई की। 1893 में वो इंडिया से चले गए थे, वहाँ पर रहे कुछ साल और 1915 में 9 जनवरी और 1915 में वो वापस भारत लौटे। 9 जनवरी को 1915 में 9 जनवरी को इसलिए ही जो प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है इंडिया में। तो जो गांधी के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोखले साहब, उन्होंने कहा कि देखिए आप साउथ अफ्रीका से आए हैं। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। वहाँ पर कुछ टाइम रहे थे। आपने सुना होगा पिट्सबर्ग वाला, आपने सुना होगा वहाँ पर उन्होंने क्या नाम काफ़ी समय बिताया, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। तो जब वो लौटे तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, उन्होंने कहा कि देखिए आप वहाँ पर रहे हो, आपने वहाँ पर कुछ आंदोलन भी किए हैं, आप बड़े फेमस हो। जब गांधी जी आए थे उससे पहले उनकी जो छवि थी वो इंडिया में आ गई थी कि एक व्यक्ति है जो कि वो विदेश से आ रहा है और उसका नाम बहुत है, उसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत आंदोलन किए हैं। नस्लीयता के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए। तो फिर उन्होंने कहा आप आइए हैं, इंडिया में आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन पहले आप इंडिया को जान लीजिए कि इंडिया कैसा है। आप एक साल आराम से घूमिए फिरिए, यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति देखिए, लोगों को जानिए, ठीक है। क्षेत्रीय आधार पर समस्याओं का अवलोकन कीजिए, इवोल्यूशन कीजिए। इजीली आप क्या करोगे, उसे आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो गांधी जी को ये बात ठीक लगी, तो उन्होंने पहले पूरे इंडिया का भ्रमण किया, इंडिया को जाना, भारत देश को जाना। तो उन्होंने अपने इंडिया में आने के बाद जो उनका जो पहला आंदोलन था वो 1917 में चंपारण में हुआ था। फिर 18 में खेड़ा में भी हो गया था और अहमदाबाद में भी हो गया था। चंपारण में तो आपको पता है कि नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, 3 कठिया पद्धति चल रही थी। उसके खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे किसान, खाने के लिए उनके पास फसलें नहीं थी, वहाँ खदान की समस्या थी और ज़बरदस्ती टैक्स की रेट्स बहुत ज़्यादा थी। तो राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति आया बिहार के चंपारण से गांधी के पास, बताया अपनी समस्या। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को कहा आप जाकर देखिए क्या समस्या है भी है या फिर क्या चीज़ है। फिर वो आए, उन्होंने कंफर्म किया, फिर उन्होंने वहाँ पर ये आंदोलन किया और सफलता इसमें मिली। तो जो गांधी के जो आंदोलन में जो सबसे बड़ा जो आप कह लीजिए टर्निंग पॉइंट था वो था 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार चल रहा था, जहाँ पर एक तरफ ब्रिटेन था, ब्रिटेन के खिलाफ था ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह। ब्रिटेन का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने। गांधी जी ने ब्रिटेन का साथ दिया था इसके अंदर। उन्हें लगा था कि अगर हम इस समस्या या इस बुरे दौर में हम अंग्रेज़ों का साथ दें तो वो हमसे खुश होंगे और हमें आज़ादी दे देंगे, ठीक है। थाली में परोस कर अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे से दावत बुलवाई है या अच्छे से पार्टी दी है, आप अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे आपको, तो वैसे ही आज़ादी दे देंगे। ये एक वहम था मिस्टर गांधी का। लेकिन जब देखा उन्होंने
कि 1914 से 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है, तो कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण ये आंदोलन करना पड़ा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, जब आपको पता है कोई युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा हनन होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र लगते हैं, बहुत जान और माल की हानि होती है। तो इतना सारा जब संसाधनों का नुकसान हुआ तो सिंपल सी बात है, जब रिसोर्सेज का जब एक्सप्लोटेशन होगा तो रिसोर्सेज में कमी आएगी। जब संसाधनों में कमी आएगी तो जो डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा रूल है वो अफेक्ट होगा। जब डिमांड बढ़ने लगी, सप्लाई कम होने लगी तो महंगाई बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन होने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी। ठीक है, खाने के लिए जो वस्तुएं चाहिए थी उसकी उपलब्धता नहीं रही थी उतनी, और उसकी कीमत आसमान छू रही थी। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी था 1919 में जलियांवाला बाग कांड हो गया था, जहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया, जिसने अंग्रेज़ों का एक शोषणकारी चेहरा फिर से सामने ले आए। आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना तो पहले ही चरम सीमा पे थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, कि धन की निकासी की जा रही है अंग्रेज़ों के द्वारा, एक तरफा निकासी की जा रही है, जिससे कि भारत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और ब्रिटेन देश अपने मातृ देश के लिए भारत के संसाधनों का एक तरफा शोषण कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसने काम किया आंदोलन को खड़े करने की। एक खलीफा का मुद्दा था, खिलाफत आंदोलन था, उसने बहुत भूमिका निभाई इसके अंदर। जो तुर्की में एक पद होता था खलीफा का, जो खलीफा था वो माना जाता है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा जो पद है, सर्वोच्च नेता होता है उनका, सबका मुसलमानों का जो लीडर था वो था खलीफा। जब 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो तुर्की ने साथ दिया था ऑस्ट्रिया और जर्मनी का ब्रिटेन के खिलाफ। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इंग्लैंड ने तुर्की के खिलाफ एक कड़ा रवैया अपनाया, कठोर रवैया अपनाया, तो खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। जब खलीफा को उसके पद से हटाएगा तो मुसलमान जो थे, मुस्लिम जगत के जितने भी मुसलमान लोग थे, वो उन्हें खलीफा को अपना धार्मिक नेता मानते थे, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। भारत में भी मुसलमान जो थे वो तुर्की के खलीफा से सहानुभूति रखते थे, उनको मानते थे, उनके फॉलोअर्स थे, तो उनकी भी जो सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंग्लैंड है वो हमारा दुश्मन तो है ही, और ऊपर से हमारे जो धार्मिक मामलों में भी ये दखल अंदाजी कर रहा है, अब तो हमें इसकी जो जड़ें हैं इंडिया से हटानी ही हटानी है। तो इस तरीके से मुसलमान लोगों ने, भारतीय मुसलमान ज़्यादा रुष्ट हो गए थे अंग्रेज़ों से, और ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से। और मुसलमान की एकता, भारतीय मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम एकता भी उस समय बढ़ रही थी, क्योंकि आप देख रहे हो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम जो लीडर्स हैं पास आए थे। जो पहले 1907 में सूरत की फूट हुई थी, उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए थे, इस 1916 के एग्रीमेंट में वो उनमें वापस क्या हुआ है कि सामंजस्य बैठ गया था, मेल मिलाप बढ़ने लगा था, एकजुट हो गए थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ रही थी। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने आंदोलन को शुरू करने का, आंदोलन को उद्भव करने का, आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इन्होंने भूमिका निभाई है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। जो अब इसको हमने एक तरीके से ओवरव्यू कर लिया है कि आंदोलन कैसे था, क्या था, तो इसके अंदर कुछ इनके सिंपल सी बातें प्रोग्राम्स भी थे। उन्होंने कहा कि कैसे हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 1 अगस्त को इनको शुरू करना था, एक्चुअली 1 अगस्त 1920 में इसे शुरू करना था, लेकिन उस दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने नारा दिया था कि
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, जिसमें उनके अभिव्यक्ति, उनके एटीट्यूड को आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो वो मानते थे कि जो ये मेरा राइट है, कोई भी मुझसे मेरा स्वराज नहीं छीन सकता है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। तो इस कारणवश उस दिन आंदोलन शुरुआत नहीं हो पाई। फिर 31 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1 अगस्त को तिलक फंड की स्थापना की गई थी उनको डेडिकेट करके, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो रुपए है उसका तिलक फंड में आए और आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें कहा गया कि देखो, हमारा मोटो है अंग्रेज़ों को हमें स्वराज प्राप्ति चाहिए, 1 साल के अंदर हमें स्वराज चाहिए। 1 साल में स्वराज कैसे मिलेगा, इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं। हमें क्या करना है कि एकजुट होकर अंग्रेज़ों का क्या करना है, विरोध करना है। लेकिन ये विरोध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अहिंसात्मक होनी चाहिए। इसमें ना तो खून खराबा होना चाहिए, ना ही लड़ाई झगड़ा, ना ही मारपीट, ना ही कहीं हिंसा होनी चाहिए। अहिंसात्मक तरीके से देखो, गांधी जी का मानना था जब तक आंदोलन में अहिंसा रहेगी हम पावरफुल रहेंगे, ठीक है। जब तक अहिंसा रहेगी तो अंग्रेज आके हमें मार नहीं सकते, क्योंकि हम चुपचाप विरोध कर रहे हैं। अगर हमने हिंसा की तो वह उस हिंसा की वजह से, अगर हमने हिंसा की तो उस वजह से वो गोलीबारी कर सकते हैं, हमारे लोगों की जान जा सकती है, और वो ये बता सकते हैं कि जो ये क्रांतिकारी थे, जो आतंकवादी थे, इन्होंने हिंसा की है, इसलिए हमने इनको दबाने के लिए गोलीबारी की। तो क्रांतिकारी को आतंकवादी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पर, कुछ कुछ लोगों ने बोला है, इसलिए मैंने इस टर्म का यूज़ किया है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अपने करेंगे क्या कि जो एजुकेशन, जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम करेंगे, बहिष्कार कर देंगे। जो अंग्रेजी स्कूल है उसमें पढ़ने वाले बच्चों को हम कहेंगे वहाँ से आप बहिष्कार कीजिए, और हमारे सरकारी स्कूल हैं, हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं हैं, नेशनलिस्ट स्कूल है, राष्ट्रीय स्कूल है, उसके अंदर आए, जो नेशनल कॉलेज है उसके अंदर भर्ती उसमें आए। और कहा कि विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और खादी को अपनाएंगे, चरखा कातेंगे, और वही आत्मनिर्भर भारत जो बात करते हैं, आत्मनिर्भरता के ऊपर बल दिया था असहयोग आंदोलन ने। इन्होंने कहा था कि सरकारी उपाधियों का भी हम त्याग करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में जब गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के सहयोग का निर्णय लिया, तो उन्होंने ये आशा की कि विपरीत परिस्थितियों में भारतीयों द्वारा की गई सहायता के बाद अंग्रेज युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार व रियायतें देंगे। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने पुनः शोषणकारी रवैया अपनाया। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत विषय से असंतुष्ट होकर गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। देखो, केसरे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने गांधी को, और ये देखा कि देखो, मेरे को उपाधि देकर मुझे एक अच्छा व्यक्ति समझ कर, आप समझ लीजिए, मुझे उपाधि देकर मुझे अपजातीय वर्ग में शामिल कर रहे हैं। मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपने देश की आज़ादी, मुझे चाहिए मेरे देश के लोगों का हित। तो इसलिए गांधी को दिखा कि देखो, मैं उपाधि ले रहा हूँ यहाँ पे, और सामने ये जलियांवाला कांड कर रहे हैं, रोलेट एक्ट ला रहे हैं, ठीक है, जो काला कानून जिसे कहा गया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, मैं केसर हिंद की उपाधि आपको लौटा रहा हूँ, और जो कि एक सहयोगी का असहयोगी बनने का प्रतीक था। जो पहले अंग्रेज का सहयोगी थे, गांधी जी अंग्रेज का सहयोग करने की बात करते थे, कहते थे कि इनका सहयोग करेंगे तो ये हमें गिफ्ट के रूप में आज़ादी देंगे, जो कि उदारवादियों का भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट था। और ये पहली बार ये सिंबल था कि अब गांधी अंग्रेज के सहयोगी नहीं रहे, ये असहयोगी बन गए। असहयोग गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा का अनिवार्य अंश है। तो गांधी जी के कुछ हथियार है, गांधी जी के कुछ हथियार है आज़ादी पाने के। उनके अकॉर्डिंग आज़ादी कैसे मिलेगी, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, उन्होंने कहा कि देखो, पहली बात, असहयोग असहयोग करो अंग्रेजों से। दूसरी बात, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर बल दीजिए। तीसरी बात, निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब पैसिव रेजिस्टेंस, ऐसे तरीके से विरोध कीजिए जिसमें हिंसा का एलिमेंट ना हो, वायलेंस ना हो, चुपचाप बैठे रहिए, विरोध कीजिए। जो शराब की दुकानें हैं उसके आगे बैठ जाइए, तालाबंदी कीजिए। और चौथी बात उन्होंने कहा था कि स्वदेशी को अपनाओ,
और विदेशी वस्तुओं का त्याग करो। ये 4 महत्वपूर्ण उन्होंने के हथियार थे। उन्होंने कहा अगर 4 जो जो भी व्यक्ति इन चारों का पूर्ण रूप से पालन करता है वो एक सच्चा सत्याग्रही है। व्यक्ति वो व्यक्ति देश की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक सच्चा सच्चा व्यक्ति है, या फिर मान लीजिए कि बिना स्वार्थ के वो देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। असहयोग गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा का अनिवार्य अंग है, जिसका आशय वैसी सरकार का सहयोग ना करना है जो शोषण पर आधारित हो। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था के बाद भारत में राजनीतिक असंतोष फैल चुका था। गांधी जी ने आंदोलन का रूप दे दिया था। ये कारक थे रोलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों ये कहते गांधी जी ने आंदोलन शुरू क्यों किया था? देखो, रोलेट एक्ट मैंने आपको बता दिया, जो काला कानून था जिसमें व्यक्तियों को ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म वगैरह किए गए थे। 1919 का ये कानून था ना, बिना वकील बिना दलील वाला ये कानून कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है, अमृतसर में ये हुआ था, जहाँ पे सत्यपाल किचलू जैसे नेता थे, जो कि सरकार उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कानून लगा हुआ है जहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। वो तो सरकार के खिलाफ अपने प्रयासों को, सरकार के खिलाफ जो सरकार की पॉलिसी है उनके, कैसे हम एक राष्ट्रीय भावनाओं को प्रसारित करने के लिए, देश में एकता के एलिमेंट को स्थापित करने के लिए, अंग्रेजों के मूल को भारत से हटाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उसमें हिंसा का एलिमेंट नहीं था। अंग्रेजों ने उनके ऊपर गोलीबारी की, और तब तक गोलीबारी की जब तक कि सारे जो व्यक्ति है वहाँ लाश में तब्दील नहीं हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग फैक्टर एक्चुअली। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, आप देखते हो, तो ये जलियांवाला कांड जब आप पढ़ते हो तो इसके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, तुर्की का जो नेता था, सर्वोच्च नेता था मुस्लिम जगत का, वो था खलीफा। वो तुर्की में था वो खलीफा का पद, और सभी जो मुस्लिम जगत के जो लोग थे उसे अपना नेता मानते थे। तो जब उसे हटा दिया था उसके पद से, तो मुसलमान लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी उससे, तो इसलिए ये खिलाफत आंदोलन भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल अदा करता है। 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो अधिकार है भारतीयों की आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सका, क्योंकि अभी भी प्रांतों में देश शासन ही लागू किया गया था। 1919 का एक्ट आया था जिसे कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। उसमें क्या किया कि जो प्रांतों में देश शासन लागू कर दिया था। अब देखो, डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम होगा ना, जिसमें रिजर्व्ड वाला थे, कुछ सब्जेक्ट रखते थे, कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट हुआ करते थे। ये भारतीयों की जो आकांक्षाएं थी केंद्र में, तो ये लागू होते होते 1935 के एक्ट में ये लागू किया गया था। तो भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो ये भी एक बड़ा रीज़न था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियों में महंगाई के कारण, मैंने जो आपको बता दिया, इन्फ्लेशन हो गई थी, आम जो जीवन था, आम आदमी का जीवन जो दुष्कर हो गया था। उल्लेखनीय है कि आर्थिक असंतोष सदैव एक विद्रोह या आंदोलन को जन्म देता है। 1917 की रूसी क्रांति ये स्पष्ट संकेत दे रही थी कि जनता की शक्ति के सामने बड़ी से बड़ी निरंकुश सत्ता को भी नतमस्तक होना पड़ता है। जब 1917 की रूस की क्रांति हुई तो दिखाया गया कि कितना ही बड़ा निरंकुश राजा क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा शोषण करने वाली सरकार क्यों ना हो, लेकिन जब जनता एकजुट हो जाती है, जब जनता ने ठान लिया है कि अब सत्ता को उखाड़ के फेंकना है, तो बड़ी से बड़ी निरंकुश सत्ता का खात्मा हो जाता है। और ये क्रांति भारतीय राष्ट्रवादिता को एक नई ऊर्जा देने लगी। इन परिस्थितियों को आधार बनाते हुए गांधी जी ने 3 मांगों को लेकर असहयोग आंदोलन को शुरू किया। क्या पंजाब जो अन्याय हुआ है, जलियांवाला बाग में कांड हुआ है, जो अन्याय हुआ है उसकी जांच की जाए, खिलाफत से संबंधित जो मूल है सुधार किया जाए और स्वराज की प्राप्ति किया जाए। उन्होंने कहा था कि देखो, एक नारा दिया था गांधी जी ने, 1 वर्ष के भीतर स्वराज। अगर जो व्यक्ति इन जो सारे स्टेप्स है, जो हमारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ हैं, अगर वो उसको अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो उन परिस्थितियों में किसी क्रांति से कम नहीं था। अब देखो, जो 4 चरण थे इसके: बहिष्कार, रचनात्मक कार्य, व्यापकता और वापसी। पहले बहिष्कार पर थे। गांधी जी ने उन सभी तत्वों का बहिष्कार किया जो ब्रिटिश सत्ता से जुड़े थे। मैंने बताया विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हो गया, ब्रिटिश सत्ता से जुड़े हुए हर एक एलिमेंट का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार से में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। जो विदेशी वस्तुएं थी उसकी होली जलाई गई, उसको बहिष्कार किया गया। और मूल कार्यक्रम का हिस्सा ना रहते हुए भी महिलाओं द्वारा
मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन इतना प्रभावी सिद्ध हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने इस मूल कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। देखो, जो जो मेन प्रोग्राम था उसका ये हिस्सा नहीं था कि आपको शराब की दुकानों के आगे बैठ के हड़ताल देना, लेकिन उन्होंने यह भी किया। महिलाओं ने शराब, पहली बार ऐसा था कि महिलाएं शराब की दुकानों के आगे बैठ के धरना दे रही है। महिलाएं अपनी चार दीवारी से निकल कर किसी क्रांति में, किसी आंदोलन में भाग ले रही हैं। ठीक है, तो ये थे इसके बहिष्कार के कुछ एलिमेंट्स। फिर रचनात्मक कार्य क्या? देखो, बहिष्कार और रचनात्मक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, रचनात्मक कार्य, जब बहिष्कार करेंगे विदेशी वस्तुओं का तो ऑब्वियसली रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देंगे। कैसे? कि हमारे जो देसी वस्तुएं हैं उसको प्रमोट करो, देसी कपड़े हैं उनको प्रमोट करो, आत्मनिर्भर, आप क्या करो? आत्मनिर्भरता अपनाओ। आप क्या करो? चरखा कातो, सूत कातो। आत्मनिर्भरता अपने आप बढ़ेगी, हम हमारी लाइफस्टाइल में अपने आप ग्रोथ होगी, सब कुछ सुधार अपने आप होगा। जिन जिन तत्वों का बहिष्कार किया गया उन सभी तथा भविष्य के भारत की नींव रखने के लिए रचनात्मक कार्यों को अपनाना गांधीवादी पद्धति की अनोखी देन थी। हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन। देखो, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ रही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो रहा है, मतलब भेदभाव, सॉरी, छुआछूत वाला बात है ये। अस्पृश्यता को छुआछूत कहते हैं, अनटचेबिलिटी। चरखा कातना हो गया, चरखा बांटना, सूत काटना जैसे जो सामाजिक जो भी है, जो कार्यक्रम है उनके द्वारा क्या किया गया, गांधी ने आंदोलन को विशिष्ट आयाम से जोड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा, मैंने आपको बताया था, नेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल एजुकेशन के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए कई सारे कॉलेज खोले गए, जैसे काशी विद्यापीठ, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा से प्रेरित ऐसे छात्रों को तैयार करना जो भावी आंदोलन का नेतृत्व कर सके। देखो, शिक्षा जो है, एजुकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी आंदोलन के लिए। मान लीजिए हम ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति तैयार कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से जो कि हो इंडियन, लेकिन उसकी खून, उसका माइंड, वो सब अंग्रेजी हो। जैसे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करके वो क्या कर रहे थे कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर रहे थे जो कि शक्ल और सूरत से क्या हो, इंडियन, और दिमाग उसका अंग्रेजी वाला हो। लेकिन गांधी ने कहा हम ऐसे कॉलेजेस के, ऐसे स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे जो कि क्या करेंगे, व्यक्ति में राष्ट्रवादी भावना को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी सारी भावनाएं देश के प्रति समर्पित हो जाएगी। वह सिर्फ अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा। और जब वो स्कूल में देखेगा कि अंग्रेजों ने, जब हमने उनके पाठ्यक्रम में, उनके सिलेबस में दिखेगा कि अंग्रेजों ने क्या क्या काम किए हैं, अंग्रेज किस प्रकार से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे शोषण कर रहे हैं, कैसी कैसी नीतियां अपना रहे हैं, उनका रूल जो अन ब्रिटिश कहा था दादा भाई नौरोजी ने, क्यों कहा था, जो इन सभी आयामों को जब समझेंगे जब बच्चे, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, आने वाले टाइम में जब वो बड़े होंगे तो वो नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आएगी। तो एजुकेशन का प्रमोट की बात की, आत्मनिर्भरता की बात की, चरखा कातना, सूत कातना, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की, और कहा गया कि रचनात्मक कार्य से क्या होगा, एक लाइफस्टाइल अच्छा होगा, और विदेशी वस्तु का बहिष्कार की बात की। तो इसमें व्यापकता क्या था, उग्रता वाले एलिमेंट क्या थे। इस चरण में आंदोलन व्यापक व तीक्ष्ण होता गया। अब आंदोलन का प्रसार न केवल भारत के सुदूर क्षेत्रों में होने लगा, बल्कि उसमें उग्रता भी बढ़ने लगी। बम्बई में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध, आंध्र प्रदेश में कृषक और मोपला के दंगे जैसी घटनाएं ये संकेत दे रही थी कि अब आंदोलन में उग्रता जुड़ने लगी है। देखो, जब आंदोलन अच्छे से चल रहा था ना, तभी एक ऐसी घटना हुई जो कि थोड़ी सी शर्मनाक भी है। प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था पुलिस ने। ठीक है, प्रदर्शनकारियों पर हमला किया पुलिस ने। 5 फरवरी 1922 का दिन था, उत्तर प्रदेश की बात है, जिला है गोरखपुर, और जगह थी चौरी चौरा। वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया पुलिस ने, और प्रदर्शनकारी इससे क्या हुआ कि थोड़ा नाराज़ हो गए, तो पुलिस ने गोलीबारी तक उतराई। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस भीड़ से भागने लगी और अपने थाने में घुस गई। अब जो प्रदर्शनकारियाँ इतने ज़्यादा उस समय गुस्से में थे, उन्होंने थाने में आग लगा दी। तो जो पुलिस कर्मी बच के निकलने लगे थे, भागने लगे थे वहाँ से, वहाँ पे भीड़ ने क्या किया, उनको पकड़ के फिर से थाने में झोंक दिया, आग में झोंक दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गांधी के आंदोलन में हिंसा का तत्व कभी भी विद्यमान नहीं था।
तो इससे गांधी की भावनाएं बहुत आहत हुई। उन्होंने कहा कि ये कोई भी सच्चा सत्याग्रही, कोई सच्चा स्वतंत्रता सेनानी ये कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंसा जहां आ गई वहां पर आंदोलन कमज़ोर होने लगा। उनका गांधी बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थी। पहले जब वो शुरू हुआ था ये सब कुछ, तो उन्हें लगा था कि हाँ, जब ये आंदोलन बढ़ने लगा तो देख रहे थे कि अब सभी व्यक्ति तैयार हैं, अब सभी व्यक्ति एकजुट है, सभी व्यक्तियों में वो भावनाएं आ चुकी है, उनमें संयम का गुण आ चुका है, अब वो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन चोरी चारा वाला जो घटना हुई तो उनसे उन्होंने देखा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे लगा था कि हम अब तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों में संयमता का गुण नहीं आया है। अभी भी वह जो लोग हैं, मतलब लोगों की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे थे, हर एक व्यक्ति की बात कर रहे थे जो चोरी चोरा कांड से रिलेटेड, या फिर कि कहीं कहीं जब एलिमेंट आ जाता है वायलेंस का, तब हमारा जो आंदोलन है कमज़ोर होने लगा। जब आंदोलन कमज़ोर होने लगा तो उसको दबाने के लिए जो अंग्रेजी सरकार है हिंसा का सहारा लेने में कभी भी पीछे नहीं हटी। तो चोरी चोरा का जो कांड हुआ उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर था, जिसकी वजह से गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस पे देखिए 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की हिंसक घटना को आधार बनाते हुए गांधी जी ने आंदोलन की वापसी का आकस्मिक निर्णय लिया। इस डिसीजन से कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश हुए थे। कुछ जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, उन्होंने इसे कहा गांधी जी भूल कर रहे हैं। इस निर्णय से न सिर्फ जनता बल्कि बहुत महत्वपूर्ण नेता भी स्तब्ध रह गए कि एक छोटी सी दूर दराज की घटना पर इतना बड़ा आंदोलन वापस क्यों ले लिया भाई। इस निर्णय से शुभ होकर CR दास, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने न सिर्फ गांधी की नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, बल्कि स्वराज दल नाम के एक नए दल का गठन किया, जिसे कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कहा गया। ठीक है, असहयोग मतलब, और ये सिंपल सी बात है, जहाँ लोग होंगे वहाँ ओपिनियन होंगे, जहाँ ओपिनियन होंगे वहाँ ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्शन भी होगा। सब लोग हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। तो देखा CR दास ने मोतीलाल नेहरू की, यार हम इसे अच्छा लीडर समझ रहे थे, हमें लगा था ये इसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, लेकिन ये जो घटना हुई है चोरी चोरा कितनी दूर हुई है, हम यहाँ बैठे इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं और उस घटना के पीछे उन्होंने वापस ले लिया आंदोलन। ये तो मुझे समझ नहीं, ये कोई अच्छे लीडर की क्वालिटी नहीं है। चलो छोड़ो, आओ मोतीलाल भाई अपने दोनों मिलकर एक स्वराज दल का गठन करते हैं, हम लेंगे स्वराज, हम बताते हैं स्वराज की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के वापसी के निर्णय की तर्क संगतता देखते हैं। गांधी के असहयोग आंदोलन के वापसी का निर्णय तत्कालिक परिस्थितियों व जन आंदोलन की रणनीति के आधार पर विश्लेषित किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी हम निर्णय के डिसीजन को समझ सकेंगे कि इसके पीछे के क्या डायमेंशंस थे। जनता अब उत्तेजित व उग्र हो चली थी, अब उसमें संयमता का गुण नहीं था, अब वो उत्तेजित होने लगी थी, गुस्सा होने लगी थी, और इस तरह की जन उत्तेजना आंदोलन को हिंसक रूप दे रही थी। जब हिंसा का तत्व आ जाएगा, तब मैं बता चुका हूँ पहले भी, वह आंदोलन वहाँ कमज़ोर होने लगता है गांधी के परिप्रेक्ष्य के अनुसार। तो जो नवजात जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित नहीं माना जा सकता। क्या अभी अभी तो तुमने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, अभी अभी तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है अभी तो बच्चा है। अगर अभी से हिंसा करोगे तो हमारा आंदोलन बढ़ने से, फलने फूलने से पहले ही दब के रह जाएगा। यदि तत्कालीन भारत पर नज़र डालें तो सिर्फ चोरी चोरा ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के किसान विरोध, प्रिंस ऑफ वेल्स और मोपला के दंगे जैसे कई हिंसक घटनाएं आने लगी थी, अर्थात हिंसा आंदोलन से स्वाभाविक रूप से जुड़ने लगे थे। हिंसा का एलिमेंट अब नॉर्मल हो गया था लोगों के लिए, और ये सरकार को आंदोलन के दमन का आधार तैयार कर सकते थे। सरकार को तो चाहिए ही था ना, लोग थोड़ा हिंसा करें ताकि हम उसे दबा दें और हम कहें कि हम देखो, जो चुपचाप बैठा व्यक्ति अगर हड़ताल पर बैठा है उसके ऊपर सरकार ज़्यादा उस पर क्या कर सकती है, अत्याचार नहीं कर सकती है, वो उसके ऊपर हिंसा का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वह हिंसा का सहारा लेगी तो अंग्रेजों के जो शोषणकारी जो चेहरा है वो सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। लेकिन जब हिंसा ही अपनाने लगी, जब हिंसा का तत्व विद्यमान होने लगा आंदोलन में, तो अंग्रेजों के लिए बहुत आसान हो गया कि आंदोलन को दबाना। तो ये सरकार का आंदोलन के दमन का आधार तैयार कर सकती थी, जिससे दीर्घकालीन आंदोलन की संपूर्ण रणनीति ही बिखर जाती है। गांधी जी ने कहा था कि भारतीय अभी अहिंसा के महत्व को समझ नहीं सके, अभी उनमें अहिंसा का जो गुण है उनकी उसकी पावर ही नहीं जानते कि नॉन वायलेंस की पावर क्या है, ना वो अपना पा रहे हैं ना वो समझ पा रहे हैं। इसलिए वह सविनय अभिज्ञा की शुरुआत इसी दौरान करने जा रहे थे, उसको स्थगित कर दिया। आंदोलन की वापसी के पीछे गांधी का जनता की मनोदशा
की समझ भी महत्वपूर्ण थी। उनका मानना था कि जनता में दमन सहने और बलिदान करने की क्षमता सीमित होती है। एक पावर उनका मानना था कि जब थोड़े टाइम तक ही ना उनमें वो सहनशीलता गुण होता है, सहन कर सकते हैं, ठीक है, दमन सह सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। अब हर कोई गांधी नहीं हो सकता ना कि कोई उसको थप्पड़ मारे वो दूसरा कहे कि ये दूसरा गाल ये रहा, आप इधर भी मार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो गुण है विकसित करने की ज़रूरत है। जब भी कोई आंदोलन दीर्घकालिक होता है, अगर अगर कोई आंदोलन है लॉन्ग टर्म चलेगा, तो जनता का उसमें पार्टिसिपेशन रहना, निरंतर संलग्न रहना संभव नहीं होता है। और ऐसा समय ज़रूर आता है जब आंदोलन के दूसरे दौर के लिए ऊर्जा जुटाना आवश्यक हो जाता है तथा नई मांगे व नई लक्ष्यों के साथ नया आंदोलन शुरू होना चाहिए। इस रणनीति को कुछ विद्वानों ने संघर्ष विराम संघर्ष की युक्ति दी है। इसका देखो, संघर्ष विराम संघर्ष, अगर आपका छोटा क्वेश्चन में आए 250 वर्ड्स में तो आप इसको लिख सकते हो। संघर्ष विराम संघर्ष का मतलब था कि देखो, गांधी के जो आंदोलन होते थे अक्सर काफ़ी लंबे आंदोलन होते थे, लंबे समय तक चलते थे। और जब आंदोलन की शुरुआत होती थी, आप समझिए कि कोई भी आप आंदोलन की शुरुआत करोगे तो आप उसमें शुरू में तो बहुत जोश होता था ना कि हाँ हम ये हमारा टारगेट, हम इसे पूरा करेंगे, और वो जोश के साथ, वो जो जुनून के साथ आंदोलन शुरू होता था। लेकिन एक समय के बाद जब कोई आउटकम आता हुआ नहीं दिखता, ठीक है, जब आप मेहनत करते हो बहुत और उसका आउटकम नहीं मिलता तो आप भी निराश होने लगते हो। आपकी जो प्रयासों में क्या होते हैं, उलझन होने लगती है, एफर्ट्स में कमी होने लगती है। तो वही जब संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छे से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, वो संघर्ष को दब गया, संघर्ष में विराम आ गया। ठीक है, कहते हैं अब हो गया, मतलब संघर्ष में विराम, मतलब संघर्ष कर रहे हैं और आउटकम नहीं आ रहा तो लोग निराश होने लगे। तो फिर उस समय कहा कि चलो ठीक है, अब विराम का समय आ गया, थोड़ा उसमें ब्रेक देते थे, फिर वापस संघर्ष करते थे। तो ये संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति ही इसे कहते हैं, गांधी की संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। परंपरावादी नेतृत्व जन आंदोलन की रणनीति को पूरी तरीके से समझ नहीं सका, क्योंकि जन आंदोलन को दीर्घकालिक रणनीति में वापसी भी एक रणनीतिक विषय होता है और ये गांधीवादी पद्धति का अंग बनी रही। विशेष क्या है, गांधी जी ने समय कहा था कि आंदोलन कब शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है और कब वापस लेना है, इसका निर्णय सेनापति ही करेगा। आलोचना करे अगर इसका असहयोग आंदोलन की आलोचना की जाए, यदि तत्कालिक दृष्टि से देखें तो असहयोग आंदोलन को असफल कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को, स्वराज को प्राप्त नहीं कर सका। सिंपल सी बात है, जो आपका आउटकम था, जो आपने प्राप्त करने के लिए, जो आपका लक्ष्य था, उसके लिए आपने प्रयास किया लेकिन उसमें आप सफल नहीं हुए। तो आपका, हम यही बोल सकते हैं ना कि आपका जो मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो असफल था अगर तत्कालिक दृष्टि से देखें, मतलब एक नज़रिए से देखें, मतलब हमें सिंपल सा एक आउटकम निकालना है तत्कालिक दृष्टि से देखें तो। लेकिन असहयोग आंदोलन का आरंभ खिलाफत जैसे धार्मिक विषय से किया गया था। मैं आपको बता चुका हूँ खिलाफत आंदोलन पहले ही, जिसे कालांतर में राष्ट्रीय राजनीति में संभवतः धार्मिक तत्वों का समावेश हो गया, जो सांप्रदायिकता की उत्पत्ति में सहायक बना। अब आप खिलाफत जो आंदोलन था वो मुसलमानों का आंदोलन था। मुसलमान जो लीडर थे, शुरू में तो थोड़ा उनका था कि हाँ हमें अपने जो खलीफा के पद की प्रतिष्ठा को वापस से स्थापित करना है, लेकिन शुरू में थोड़ा सांप्रदायिकता के तत्व नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन लंबा होता रहा तो उसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता आने लगी, ठीक है, फूट पड़ने लगी, जिसके के कारण ये भी, मतलब इसमें सांप्रदायिकता बढ़ने लगी थी। गांधी के अथक प्रयासों के बावजूद आंदोलन में हिंसक तत्वों का जुड़ाव ये बताता है कि अभी भारतीय अहिंसा के महत्व को पूरी तरीके से समझ नहीं सके थे। तो गांधी जी के जो, आपको बता चुका हूँ, जो फैक्टर्स थे, जो उनके आंदोलन के हथियार थे, उसमें अहिंसा बहुत ही महत्वपूर्ण था। अहिंसा को वो अपने लाइफस्टाइल में उन्होंने इतना अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था कि उनके आंदोलनों में भी वह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन गया था। तो लेकिन देखा गांधी जी के जो एफर्ट्स थे, नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस का जो उनका मेन जो उनका हथियार था, वो उसको बनाने के लिए बहुत एफर्ट किए थे, बहुत लोगों को समझाया, उनकी बताया कि असहयोग का मतलब क्या होता है, अहिंसा का क्या मतलब होता है। अगर आप अहिंसा अपनाओगे तो लोग आपका दमन नहीं कर पाएंगे, वो आपके खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे। अगर वो हिंसा करेंगे, अगर आप अहिंसात्मक रवैया अपनाए हुए हो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, फिर भी अगर वो अंग्रेजी सरकार हिंसात्मक रवैया अपनाएंगे तो इससे उनका शोषणकारी चेहरा सभी दुनिया के सामने आ जाएगा। जब सभी दुनिया के सामने आएगा तो लोग हमारा साथ देंगे, हम में एकता का एलिमेंट आएगा, हम में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी, हम अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो जाएंगे। जहाँ कहाँ
जहाँ हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीयता के जो एलिमेंट है, राष्ट्रवाद की भावना कभी कभी हमारी कम हो जाती है, कई बार सांप्रदायिकता के तत्व हम पर हावी हो जाते हैं, कभी कभी हमारे हिंदू मुस्लिम एकता में प्रश्न चिन्ह लग जाता है, वो सब सेकेंडरी हो जाएगा और हम सब एकजुट होकर राष्ट्रवाद की भावना को प्रायोरिटी रखते हुए, राष्ट्र को आगे रखते हुए हम अंग्रेजी सरकार की जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। अब अगर हम निष्कर्ष, तो उन्होंने कहा था गांधी जी ने जो प्रयास थे उसके बावजूद आंदोलन में हिंसा के एलिमेंट आते रहे, जो ये बताता था कि भारतीय अहिंसा के महत्व को भी पूरी तरीके से नहीं समझ सके हैं। तब निष्कर्ष निकालते हैं असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन ने भारत के राष्ट्रीय संघर्ष की दशा व दिशा दोनों को बदल दिया। देखो इस टाइप के एलिमेंट, इस तरीके के आपको क्या करना है कि लाइन्स का यूज़ करना है इग्नू के एग्ज़ाम में। इग्नू का एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट गुड आंसर राइटिंग स्किल। ओके, आपको बहुत सारा लिखना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है, अच्छी लाइंस का यूज़ करना है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ये सब अब आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसा एक आंदोलन था, वो भारत के राष्ट्रीय संघर्ष की दशा व दिशा दोनों को बदल दिया। अब हमारा लक्ष्य स्वराज हो गया था और रियायतों व अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उपायों को छोड़कर स्वावलंबन पर बल दिए जाने का। पहले जो बात थी ना, गांधी असहयोग आंदोलन से पहले जो सरकार के जो खिलाफ जो राष्ट्रवादी थे, उनके जो कार्यक्रम और नीतियों में वो कैसे स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, वो संवैधानिक तरीके से। वो कहते हैं हम स्वराज प्राप्त करेंगे लेकिन संवैधानिक तौर तरीकों के आधार पर। लेकिन अब संवैधानिक तौर तरीकों के आधार को छोड़ दिया गया और उसकी जगह हमने स्वावलंबन के आधार पर, आत्मनिर्भरता के आधार पर स्वराज प्राप्त करने के लिए बल दिया जाने लगा। अर्थात इस आंदोलन में राष्ट्रीय लक्ष्य के संघर्ष व कार्यक्रम दोनों को बदल दिया। अब उन्होंने संघर्ष का तरीका भी बदल दिया है और उनके जो पॉलिसीज़ थे, जो प्रोग्राम्स थे, उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। संघर्ष का नेतृत्व अब निर्विरोध या निर्विवाद से रूप से गांधी के हाथों में आ गया। गांधी बहुत बड़ा लीडर बन के उभरे, गांधी जी बहुत बड़े लीडर बन के उभरे इस आंदोलन के बाद, क्योंकि जब देखा गया कि हाँ कहीं कहीं उसमें कमियां थी। हमने असेसमेंट किया, अच्छे से मूल्यांकन किया, तो देखा कि कहीं कहीं कुछ कमियां थी गांधी जी के अंदर, एक छोटी सी घटना के पीछे, लेकिन उनके पीछे फैक्ट्स भी थे, रीजन, लॉजिकल रीजन भी थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से मजबूत हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, आप सबको पता है, और ये बात है 1920 को। तो लगभग 35 साल हो चुके हैं कांग्रेस की स्थापना को, और एक 35 साल के अंदर का एक बड़ा आंदोलन का भी इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, संगठन कर लिया है, या फिर शुरुआत कर दी है। तो अब कांग्रेस की जो भूमिका है महत्वपूर्ण होने लगी। कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से क्या हो गई, मजबूत हो गई, और रचनात्मक कार्यों से जनता का जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से होने लगा। जब रचनात्मक कार्यक्रम, क्रिएटिव प्रोग्राम्स अपनाने लगे, तो जनता का भी तो जुड़ाव होगा ना नेशनल मूवमेंट से। सिंपल सी बात है। अब आंदोलन की मांगों में ग्रामीण, गांव वाले, अब आंदोलन में कौन जुड़ने लगे, गांव वाले, किसान, मध्यवर्गीय, मिडल जो इनकम वाले जो ग्रुप थे, ठीक है, या पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, मिडिल क्लास भी जुड़ने लगे थे। सभी वर्गों से संबंधित मांगें रखी जाने लगी। अब मांगों के अंदर अब लोग को, पहले जो बात थी ना, पहले सिर्फ सोशल डायमेंशन की बात करते थे, अमीर लोगों, पूंजीपति वर्ग की बात करते थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ, उसमें अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब लोग उन डिमांड्स के अंदर भी गाँव वालों की, किसानों की और मिडिल इनकम वाले की, मिडिल क्लास लोगों की और कैपिटलिस्ट की डिमांड रखी जाने लगी, और राष्ट्रीय संघर्ष का स्वरूप अब सर्वांगीण व समावेशी हो गया। ठीक है, क्योंकि अब स्वतंत्रता संग्राम के साथ ही देखो, अब ये सब जब लोग बढ़ने लगे ना, तो अब ये क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता संग्राम हो गया, इंक्लूसिव हो गया। आगे बढ़ते, कार्यक्रमों को आंदोलन का हिस्सा बना दिया गया। इस आंदोलन ने यह भी निश्चित कर दिया कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती जनता की शक्ति ही हरा देगी। कहता है ब्रिटिश सत्ता को अगर चुनौती देनी है तो अब जनता अब एकजुट हो गई है। अब ये जनता एकजुट हो गई तो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने में ये इतनी पावरफुल है कि ब्रिटिश की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन विभिन्न विचारों व विभिन्न रणनीतियों के स्थान पर जन आधारित आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ी, और असहयोग ने हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को एक नई ऊर्जा और नई ऊंचाई दी। तो ये देखिए असहयोग आंदोलन था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। गांधी के 3 आंदोलन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। MHI09 में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, गांधी के बारे में पढ़ना है, उसकी क्या पॉलिसीज़ थी उनकी। असहयोग आंदोलन में क्या, असहयोग का मतलब क्या था, क्या उनका मेन मोटो था कि 1 साल के अंदर मैं स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे अगर हमारी पॉलिसीज़ को आप फॉलो करोगे।
कैसे उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जो कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना थी, और जो बाकी जो अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज थे उनके बहिष्कार के ऊपर बात किया था, उपाधियों का बहिष्कार किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार की बात की, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की, खादी को बढ़ावा दिया, चरखा कातने को बढ़ावा दिया, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, ठीक है, और स्वराज की प्राप्ति के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर प्रमोट किया, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए प्रयास किए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, इसे हमने अच्छे से पढ़ा है। इसका निष्कर्ष आपको ऐसे ही आंसर लिखना है, जिस जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आपको उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। आपको असहयोग आंदोलन को पहले कुछ वर्ड्स में समझा देना है, उसके बाद उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो इसमें हमने उसके असहयोग आंदोलन का अर्थ समझा, उसके पीछे शुरू होने के कारण समझे, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, उनकी क्या रणनीति थी, क्या उनके निष्कर्ष थे, और कैसे, कहाँ गांधी के आंदोलन में कमी थी और कहाँ गांधी के आंदोलन की उपलब्धियाँ थी, और फाइनली हमने निष्कर्ष भी निकाल लिया। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से सभी डायमेंशन 360 डिग्री हमने टच किया है असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।